दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया और सभी क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही अच्छे से अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपका हिंदी में 90 प्लस नंबर कहीं नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं किसी भी वीडियो में हवा में बात नहीं करता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आप 5 में से ठीक है 2 पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो गारंटी के साथ होता कि आएगा। तो उसी प्रकार से मैं आपको इस वीडियो में 90 प्लस लाने का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए, सबसे पहले हम क्लास 12 हिंदी के 2 सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश के साहित्यिक परिचय को देख लेते हैं। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप इन्हीं दोनों को तैयार कर लेते हैं तो 100% आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा और इसी में से कोई ना कोई एक आएगा। ठीक है, आप कोई भी 2 तैयार कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर 2 बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको लिखना रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या जो रहेगा वहाँ पर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश का साहित्यिक परिचय है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। ठीक है दोस्तों, आपको जीवन परिचय का हेडिंग नहीं लगाना है, आपको साहित्यिक परिचय पूछा है। ठीक है, तो आपको साहित्यिक परिचय का हेडिंग लगाना है। तो लिखेंगे भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी में हुआ था। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को कहाँ पर? तमिलनाडु रामेश्वर जिले धनुषकोडी में हुआ था। ठीक है, ये वही धनुषकोडी है जहाँ से होकर क्या लंका जाते हैं। ठीक है, इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था और इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम A से हो जाएगा अबुल, P से हो जाएगा पाकिर, J से हो जाएगा इनके पिता के नाम से जोड़ा गया है जैनुलाब्दीन और अब्दुल कलाम था। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको हेडिंग लगाना है साहित्यिक परिचय का। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एवं सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो लिखेंगे साहित्यिक परिचय। तो कलाम जी ने अपनी रचनाओं द्वारा युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने का एक अच्छा मार्ग बताया है। यानी कि जो कलाम साहब हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने का एक बहुत ही अच्छा मार्ग बताया है। वर्ष 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के बाद इन्होंने कई परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, 1962 में जब ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में काम करने लगे, उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने SLV-3 के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। SLV-3 क्या दोस्तों? तो SLV-3 एक मिसाइल का नाम है। ठीक है, तो इन्होंने SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हीं कारणों से इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इन्हें आपको ब्लैक पेन से लिखना है और बाकी को आपको ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिख देना है। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जितने सभी साहित्यिक परिचय को बताऊंगा, सभी की रचनाओं को मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, जो आपको दोस्तों बिना रटे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हेडिंग लगाएंगे कृतियाँ। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। ट्रिक है ईट साग में विटामिन। क्या दोस्तों? ईट साग में विटामिन। तो ई से हो जाएगा इंडिया 2020, टा से हो जाएगा टर्निंग पॉइंट, सा से हो जाएगा साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, यानी कि वैज्ञानिक से राष्ट्रपति, ये किस तरह से बने इसके बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है दोस्तों, गा से हो जाएगा गाइडिंग सोल्स और मे से हो जाएगा मेरे सपनों का भारत, बी से हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर और टा से हो जाएगा टारगेट 3 मिलियन और मी से हो जाएगा माई जर्नी। ठीक है दोस्तों, मा से हो जाएगा माई जर्नी। तो दोस्तों ये था बहुत ही आसान ट्रिक्स इनकी रचनाओं को याद करने का। ईट साग में विटामिन, आप दोस्तों इसी से
अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बार ये होता है कि ट्रिक जो होता है ना उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको जो ट्रिक है वो याद कर लेना, ईट साग में विटामिन। अगर आपको याद ना आए कि APJ अब्दुल कलाम जी का है, महादेव वर्मा का है कि सुमित्रा नंदन पंत का है, तो आपको अगर कोई एक याद रहेगा, ठीक है, अगर आप कोई एक रचना याद कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि आपने याद किया इंडिया 2020, तो जहाँ पर ईट साग में विटामिन, तो ई से आएगा इंडिया 2020, तो आप तुरंत जान जाएंगे ये रचना उनकी है। तो पूरी रचना किसकी है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे भाषा शैली। ठीक है, अच्छा से हेडिंग लगाएंगे भाषा शैली। कलाम जी की शैलियों और विचारों को समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, कलाम जी की जो शैलियाँ हैं, जो उनके विचार हैं, उनको समझना आसान नहीं है, यानी कि थोड़ा मुश्किल है। इन्होंने नए नए मुहावरों का प्रयोग किया है, इतना आपको भाषा शैली में अच्छे से लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लिखेंगे हिंदी साहित्य में योगदान, यानी कि हिंदी साहित्य में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का क्या योगदान है हमें बताना है। तो कलाम जी विचारों के धनी थे। ठीक है, देश के विकास एवं युवा पीढ़ी की जागरूकता की हमेशा चिंता करते थे। देश के विकास एवं जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी थी, उनकी जागरूकता को लेकर वह हमेशा चिंतित रहते थे। सन 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको लिख देना है साहित्यिक परिचय में। आशा करता हूँ आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की साहित्यिक परिचय को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हमारा जो दूसरा साहित्यिक परिचय था उसको अब हम समझ लेते हैं। हमारा जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दोस्तों अगर आप इनका और APJ अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में यही आएगा और आपका यहाँ से 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5 का कौन सा होगा? का होगा। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था। ठीक है, पिता क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था। जन्म कहाँ हुआ था? दुबे के छपरा नामक ग्राम में। ठीक है, बलिया जिला, और सन 1907 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतना आपको सिंपल सा लिख देना है। उसके बाद में हेडिंग लगाएंगे साहित्यिक परिचय का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आधुनिक युग के गद्यकारों में एक सर्वश्रेष्ठ स्थान है, यानी कि जो हमारे द्विवेदी जी हैं इनका आधुनिक युग के गद्यकारों में इनका भी एक बहुत ज़्यादा मुख्य स्थान है। इनकी निबंधों में साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है। इनके जो निबंध हैं इसमें साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है, किसी से वो कम नहीं है। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता एवं अध्ययनशीलता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। दोस्तों सूर साहित्य इनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ लेता है कि सूर साहित्य इनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है, तो किसकी है? तो सूर साहित्य जो है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। वर्ष 1940 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने 1940 में, ठीक है, काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की और 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 19 मई 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट जो सनवा है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इसे आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। दोस्तों तो आपको साहित्यिक परिचय में केवल इतना लिखना है। अब हम चलिए आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों अब हेडिंग लगाएंगे कृतियाँ, यानी कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है। तो दोस्तों इनका निबंध संग्रह है अशोक के फूल एवं कुटज। ठीक है, उपन्यास है बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, आलोचना है सूर साहित्य एवं कबीर, इतिहास है हिंदी साहित्य की भूमिका। इतना आपको इनकी कृतियों में इनकी रचनाओं को अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से नहीं लिखा है। ठीक है, आप वैसे ही एक एक रचना है, केवल एक रचना यहाँ पे याद कर लीजिएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, सिंपल से आपको इनकी कृतियों को याद कर लेना है और बाकी सभी साहित्यिक परिचय में मैंने ट्रिक से उसको बताया है उनकी रचनाओं को। ठीक है,
अब दोस्तों हेडिंग लगाएंगे भाषा शैली, यानी इनकी भाषा शैली कैसी थी। इन्होंने साहित्य में संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ठीक है, इन्होंने संस्कृत निष्ठ साहित्यिक कौन सी बोली, खड़ी बोली का, यही सिंपल जो बोली है इसी का प्रयोग किया है। साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषा का भी प्रयोग किया है। खड़ी बोली के साथ में इन्होंने अन्य भाषाओं का भी प्रयोग किया है। इतना आपको सिंपल भाषा शैली में लिख देना है। दोस्तों आप देखेंगे तो लगभग सभी का भाषा शैली सेम है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में भूल जाते हैं, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख दीजिएगा, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने खड़ी बोली के साथ साथ हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी अन्य भाषाओं को उनको अच्छा ज्ञान था, इन्होंने उनका प्रयोग किया है। आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। इन्हें हिंदी साहित्य जगत में एक विद्वान, निबंधकार, आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। ठीक है, इनको निबंधकार के रूप में भी, आत्मकथा के रूप में भी, लेखक के रूप में भी, विद्वान के रूप में भी इनकी जो ख्याति है ये फेमस हैं। आधुनिक गद्यकारों में एक विशिष्ट स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो चलिए अब हम एक पंचलाइट कहानी है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ यही एक कहानी आप पढ़ लीजिएगा और यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में 4 अथवा करके दिया होता है। ठीक है दोस्तों, एक अथवा तो बगल में रहेगा और एक बीच में अथवा रहेगा, एक फिर से अथवा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बोर्ड में 4 रहेंगे। ठीक है, तो 4 में से आप एक तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आएगा तो आएगा पंचलाइट ही आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर साल ही आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप केवल इसी को तैयार कर लीजिएगा, आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या जो होगा पंचलाइट कहानी, बीच में हेडिंग अच्छे से लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे पंचलाइट कहानी फटीश्वर नाथ रेड्डी जी के द्वारा लिखा गया है। इतना तो आपको अच्छे से लिखना है, आपको गलती कहीं भी नहीं करनी है। गांव में रहने वाली महातो टोली ने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स यानी कि पंचलाइट खरीदा। ठीक है, गांव में रहने वाली एक महातो टोली थी जिसने क्या किया, रामनवमी का मेला था उसमें उन्होंने एक पंचलाइट को खरीदा और 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीदी। पंचलाइट खरीदने के बाद में जो 10 रुपये बच गए उससे उन्होंने पूजा का जो सामान होता है, सामग्री होता है, उसे खरीदा। पंचलेट को देखने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है, जब पंचलेट पहली बार गांव में आया तो सभी लोग क्या होंगे, उसे देखने के लिए इकट्ठे हो गए। जिस प्रकार दोस्तों गांव में क्या होता है, अगर पहली बार कुछ आता है ना तो देखने के लिए पूरा गांव टूट पड़ता है। तो उसी प्रकार से जब पंचलेट आया तो सभी लोग देखने के लिए क्या हो गए, एकजुट हो गए, उनके घर पे तुरंत पहुंच गए। आगे लिखेंगे और सभी लोग प्रसन्न थे, सब खूब मस्त थे, सब एकदम खुश थे। लेकिन एक समस्या आ गई कि पंचलेट जलाएगा कौन। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों सब लोग प्रसन्न बहुत थे, खुश थे, लेकिन तभी एक समस्या आ गई कि आखिर पंचलेट को जलाएगा कौन। बहुत देर तक शांत का माहौल बना रहा, यानी यह बना था। दोस्तों बहुत देर तक क्या हुआ, सब लोग खुश तो थे, लेकिन जब पता लगा कि अब पंचलेट को कौन जलाएगा तब सब लोग क्या हो गए, एकदम शांत हो गए। दूसरी टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे। ठीक है, और जो दूसरी टोली थी राजपूत टोली, उनके लोग महातो टोली का मजाक बनाने लगे। ठीक है, पंचों ने तय किया कि दूसरे टोली का कोई भी पंचलेट नहीं जलाएगा। यानी जो पंच था उसने कहा कि पंचलेट जले या ना जले, कोई दूसरे टोली का लोग आकर पंचलेट को नहीं जलाएगा, चाहे जो हो जाए। दोस्तों आगे लिखेंगे गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक गुलरी काकी थी, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था मुनरी, वो गोधन से प्रेम करती थी। मुनरी ने अपनी सहेली कनेली से कही कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। ठीक है, जो मुनरी थी उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था कनेली, उसने उससे कहा कि गोधन को पंचलेट जलाना आता है। फिर क्या था, कनेली जाके पंच से बताएगी और पंच किसी को भेजेंगे लाने के लिए। फिर क्या था, पंचों ने एक व्यक्ति को भेजा कि जाओ गोधन को बुलाकर लाओ, लेकिन गोधन नहीं आता है। एक व्यक्ति जाता है लेकिन गोधन नहीं आता है। फिर गुलरी काकी के जाने पर गोधन आता है और केरोसिन यानी मिट्टी का तेल डालकर पंचलेट को जला देता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको लिखना है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं।
और दोस्तों पंचलेट के जलने पर सभी लोग खुशी से झूम उठे। जैसे ही पंचलेट जला सभी लोग खुशी से क्या हो गए, झूम उठे, नाचने लगे और एक स्वर में जय जयकार करते हुए या करें और कीर्तन शुरू हो गया। ठीक है, एक ही स्वर में सभी जय जयकार करने लगे और कीर्तन भजन कीर्तन जो होता है वो शुरू हो गया। गोधन ने सभी का दिल जीत लिया। ठीक है, जो गोधन था अब तो इतना बढ़िया काम कर दिया है, जब 100 लोग जुटे हों और कोई काम ना कर पाए, कोई एक व्यक्ति आगे कर दे, ठीक है, तो सबका दिल तो जीत लेगा। मुनरी ने गोधन को हसरत भरी निगाहों से देखा और मुनरी की पलकें लज्जा से झुक गई। ठीक है, मुनरी ने गोधन को बहुत प्रेम से देखा, अपनी हसरत भरी निगाहों से देखा और मुनरी की जो पलकें थी वो झुक गई। सरदार ने बड़े प्रेम से गोधन को कहा, तुमने टोली की इज्जत रख ली है, अब खूब गाओ सलीमा का गाना तुम्हारे साथ खून माफ। ठीक है, मुनरी की माँ गुलरी को रात के भोजन के निमंत्रण के लिए कहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पंचलेट या पंचलाइट कहानी का सारांश। आशा करता हूँ दोस्तों आप बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से इसको समझ गए होंगे। दोस्तों इसको आप याद करने पर आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों चाहे जो हो जाए, आपको किसी भी तरह से इस वीडियो को कम से कम दोस्तों 2 बार आपको देख लेना है, क्योंकि दोस्तों मैं 100%, 101%, 1000% कह सकता हूँ कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको 2 बताऊँगा। ठीक है, 2 में से 1 तो आएगा, मैं आपको कहीं कहीं 3 भी बताऊँगा, तो उसमें से 1 तो आएगा। तो इसीलिए दोस्तों आप मुझ पर विश्वास करके इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लेते। 16 फरवरी को जब आप पेपर दे के निकलेंगे वहाँ लगभग 5 बजे, तो दोस्तों आप देखेंगे कि सभी इसी से आएंगे, क्योंकि मैं एक नहीं बता रहा हूँ, मैं 2 बता रहा हूँ। 2 में से 1 आएगा, 3 बताऊँगा कहीं पर तो 3 में से 1 आएगा, कहीं पर 4 बताऊँगा तो 4 में से 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे संस्कृत के 4 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांश या आप श्लोक भी कह सकते हैं। मैं आपको 4 इम्पॉर्टेंट बताऊंगा, उसमें से गारंटी के साथ कह रहा हूँ 1 तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और 1 आएगा तो आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन्हीं चारों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और 1 आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, आपका 7 नंबर यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा फर्स्ट श्लोक या पद्यांश कह सकते हैं है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गिरवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ठीक है दोस्तों, क्या है, भाषा सुमुख्या मधुरम या मधुरा दिव्य गिरवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 2 नंबर मिलेगा जब आप इसका संदर्भ लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, सभी का संदर्भ बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो प्रस्तुत श्लोक या पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से, हमारे ही पाठ से, और कौन, हिंदी तो है नहीं तो संस्कृत है, तो संस्कृत खंड के लेसन का नाम सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। दोस्तों इतना आप लिखेंगे तो आपका 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। उसके बाद में आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपका 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे अनुवाद। अब लिखेंगे, इसमें लिखा है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गिरवाड़ भारती, भाषाओं में सबसे मुख्य, ठीक है, सबसे मधुर और सबसे अलौकिक कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है। तस्या ही या उससे भी, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, उससे भी मधुर उसके काव्य हैं और उसके काव्य से भी मधुर उसकी सुभाषित हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका अनुवाद। फिर से देखेंगे कि भाषाओं में सबसे मुख्य, सबसे श्रेष्ठ, सबसे मधुर और सबसे अलौकिक भाषा कौन सी है, संस्कृत है। उसमें भी सबसे मधुर उसके काव्य हैं और उससे भी मधुर उसके क्या हैं, सुभाषित हैं। ठीक है सॉरी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर हमारा सेकंड है, सुखार्थीन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थीन सुखम, सुख चाहने वालों को, कुतो मतलब कहाँ, तो सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। सुखार्थीन व त्यजेत, त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, विद्याम विद्यार्थीन व त्यजेत सुखम, यानी कि
सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ सभी का सेम होगा। वही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद लिखेंगे सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ, इसलिए सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख त्याग देना चाहिए। दोस्तों क्या पता आप वीडियो देख रहे हैं, आपका मन हो कि लाओ आधा कट के चले जाएं, ठीक है, लेकिन अगर आप सुख चाहेंगे तो आपका नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अब हम चलिए बात कर लेते हैं जो हमारा थर्ड पद्यांश है। दोस्तों अगला है परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम अवर्जित दृश्यम मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम। ठीक है, संदर्भ सभी का सेम होगा। अनुवाद लिखेंगे परोक्षे मतलब पीछे, कार्य मतलब कार्य, हंतारा मतलब नष्ट करने वाले, प्रत्यक्षे मतलब सामने, प्रिय मतलब प्रिय, वादनम मतलब बोलने। ठीक है, तो परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रत्यक्ष प्रिय बोलने वाले मित्र का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार विष से या जहर से भरे घड़े को जिसमें ऊपर से दूध हो उसे त्याग दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो मित्र आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है लेकिन सामने आपके प्रिय बोल रहा है, उस मित्र का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर कोई घड़ा है उसमें नीचे तो जहर है लेकिन ऊपर से दिख रहा है कि उसमें दूध है, उस घड़े को त्याग दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है विद्या विवादाय धर्मदाय शक्ति परिसाम पर पीड़नाय खलस्ति साधो विपरीत मैथ यज्ञनाय धनाय चार अक्षरणाय। अनुवाद हम जानेंगे, संदर्भ सेम है कि प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे अनुवाद खल मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, ठीक है ना, विद्या विवादाय धनमदाय। ठीक है, दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को सताने के लिए या पीड़ा देने के लिए होती है, लेकिन इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति या जो धन होता है वो दान के लिए और शक्ति अपने रक्षा के लिए और दूसरों की रक्षा के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका अनुवाद। आशा करता हूँ आप चारों अनुवाद को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आपका 7 नंबर बिल्कुल यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं पत्र लेखन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि पत्र लेखन कैसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं जानते हैं, तो आपका वहाँ से 6 नंबर तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पत्र लेखन है वो है बैंक प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु। ठीक है दोस्तों, आपको ऋण लेना है, आपको लोन लेना है, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है बैंक प्रबंधक को, मैनेजर को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में। ट्रिक, जो ट्रिक है दोस्तों वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, अभी इसके बाद में जस्ट। सेवा में एक कामा देंगे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय, उसके बाद में एक कामा देंगे। अब जो ये महोदय हैं, जो प्रबंधक हैं बैंक खाता के, वो कहाँ बैठते हैं, कौन सा बैंक हो, इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद बैंक कहाँ है, तो उतरौला, जहाँ पर हो उतरौला, बलरामपुर, गोंडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। एक बार फिर से देखिएगा, सेवा में कामा देंगे, आप किसे लिख रहे हैं, तो क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को, फिर कामा देंगे। जो ये महोदय हैं, जो प्रबंधक हैं, ये किस मतलब उस किस संस्था से जुड़े हैं, तो किस संस्था से जुड़े हैं, इलाहाबाद बैंक से। ये इलाहाबाद बैंक कहाँ है, तो मान लीजिए उतरौला, बलरामपुर, गोंडा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे विषय। विषय आपको कहाँ मिलेगा, तो विषय आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि ऋण प्रदान करने हेतु, तो ऋण प्राप्त हेतु। ठीक है, सिंपल सा आपको हो गया विषय। अब यहाँ पर लिखेंगे महोदय, कामा देंगे, महोदय निवेदन है कि मैं बीए पास कर बेरोजगार हूँ
आपको लोन लेना है, लेकिन क्यों लोन लेना है यही आपको यहाँ बीच में लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो निवेदन है कि मैं बीए पास कर बेरोजगार हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मैं बीएससी कर चुका हूँ, ये हूँ, आईआईटी किया हूँ, ठीक है, मैं बेरोजगार हूँ। तो उसी प्रकार से मैंने ये लिखा है। और मैंने आईटीआई कर रखा है और मैं पढ़ाई के साथ साथ एक उद्योग स्थापित करना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि इसमें बताया गया है कि मैं क्या हूँ, बीए पास हूँ लेकिन मैं बेरोजगार हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा सा उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास धन की कमी है, अतः आप ही उद्योग स्थापित करने के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए ऋण देने की कृपा करें। ठीक है दोस्तों, मुझे क्या करना है, एक उद्योग धंधा स्थापित करना है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा रुपया तो है नहीं, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे इतना रुपया देने की कृपा करें। आशा करता हूँ आप जल्द ही एवं आसान किस्तों में मुझे ऋण देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये भी आशा करता हूँ आप बहुत जल्द ही और बहुत ही आसान किस्तों में आप मुझे ऋण यानी लोन देने की कृपा करेंगे। दोस्तों, जो भी समस्या है आपको यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद में धन्यवाद यहाँ लिखेंगे भौदिये। बहुत से बच्चे लिख देते हैं आज्ञाकारी शिष्य। अरे आज्ञाकारी शिष्य आप जब लिखोगे जब वो आपको जानते हों, तो आप जानते तो है नहीं, ठीक है। तो आप लिखेंगे भौदिये, नाम यानी XYZ, फिर उसके बाद में दिनांक लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे दिन। दोस्तों, ये था एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आए, ठीक है, और मान लीजिए कोई दूसरा आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो आपको मैं ट्रिक के माध्यम से अब मैं बताऊंगा। तो चलिए अब हम दोस्तों ट्रिक के माध्यम से पत्र लेखन को जान लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके वर्डिया में कोई ऐसा आ जाता है जो आपको नहीं पता, आप कभी ना देखे हैं, ना सुने हैं, ना लिखे हैं, ना पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक लगाना है, आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। वही लिखेंगे सेवा में। उसके बाद में आप किसे लिख रहे हैं, जिसे लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उस संस्था का नाम लिखेंगे जहाँ पर वो बैठते हैं। मान लीजिए आप लिख रहे हैं डीएम साहब को, तो डीएम का नाम यहाँ लिखेंगे, जैसे लिखा प्रबंधक, या आप लिखेंगे डीएम महोदय, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट महोदय। उसके बाद में संस्था, जो महोदय जी हैं, डीएम साहब हैं, वो कहाँ बैठते हैं, तो यहाँ लिखना है आपको संस्था का नाम। उसके बाद में वो किस शहर में बैठते हैं, तो यहाँ पर शहर का नाम, यानी जिसे आप लिख रहे हैं उससे ऊपर लिखेंगे, जहाँ वो बैठते हैं वो यहाँ लिखेंगे, और उसके नीचे लिखेंगे किस शहर में वो रहते हैं, कहाँ उनका संस्थान है, वो यहाँ पर लिखेंगे, उनका ऑफिस कहाँ पर है। उसके बाद में विषय, विषय तो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। उसके बाद फिर लिखेंगे महोदय, फिर कहाँ देंगे, संबोधन लिखेंगे, या आप लिख सकते हैं महोदय के बाद में लिख सकते हैं संबोधन, मतलब कि निवेदन है कि, या डियर सर, तो इंग्लिश का हो गया, यहाँ पर आप लिखेंगे सर या मैडम। फिर बीच में आपको जो आपकी समस्याएं हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया, अगर उसमें पूछा गया है कि क्या है आपके मोहल्ले में गंदगी है, तो उसको आप क्या, आपको सफवाने के लिए एक पत्र लिखना है। तो आप बीच में आप लिखिएगा कि निवेदन है कि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा गंदगी है, जिससे मलेरिया बढ़ रहा है, लोग दिन प्रतिदिन मर रहे हैं, ठीक है, और आने जाने में दिक्कत होती है। तो आप यहाँ पर बीच में पूरा लिखेंगे। उसके बाद में आप लास्ट में लिखेंगे 2 लाइन में, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जल्दी इसका निवारण करेंगे, ठीक है, खत्म हो गया। तो जो भी पूछे इस तरह से आपको यहाँ बीच में लिखना है, और इम्पॉर्टेंट है ये इसका फॉर्मेट, कि इसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, ये था, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे भौदिये, आपका नाम XYZ, मकान नंबर या गली नंबर आप कुछ भी लिखिएगा, 1 2 3 कुछ भी आप लिख सकते हैं, मोहल्ला या कॉलोनी, शहर का नाम, दिनांक और दिन, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको लिखना है। ये तो सेम रहेगा पूरे में, ये भी पूरे में सेम रहेगा, और बीच में जो विषय अगर आप जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को आपको बीच में अच्छे से लिख देना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप पत्र लेखन भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं आपको कौन सा खंडकाव्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है। दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में एक स्वपठित आपके बोर्ड एग्जाम में एक खंडकाव्य रहेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये इसमें आपको मिलेगा 5 नंबर। दोस्तों, इसका आपको फ्री में 5 नंबर मिलता है, क्योंकि आप जिस जिले से हैं, ठीक है, उसी जिले का एक आएगा, आप पढ़ लीजिएगा। आपके जिले में जो आता है, त्यागपति आता है, रस्मरथी आता है, ठीक है, तो जो भी आता है आप उसे पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपके ज़िले में कौन सा आता है, तो आप एक बार कमेंट करिएगा अपने ज़िले का नाम, मैं दोस्तों कमेंट में ही बता दूंगा कि आपको कौन सा खंड का पढ़ना है। तो दोस्तों इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि 5 नंबर तो 100% कन्फर्म है कि वही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि साहित्यिक परिचय पद्यांश में से मैंने आपको 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश में से बता दिया, और 2 में से एक आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ।
तो यहाँ पर मैं आपको 3 साहित्यिक परिचय पद्यांश में से बताऊंगा, 3 बताऊंगा, एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, यह 100% गारंटी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे महादेवी वर्मा के साहित्यिक परिचय के बारे में। लिखेंगे महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद साहेब वर्मा एवं माता का नाम हेमरानी देवी था। ठीक है दोस्तों, या इनका आप जन्म स्थान लिख सकते हैं फर्रुखाबाद। तो महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा एवं माता जी का नाम हेमरानी देवी था। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको छोटा सा साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे साहित्यिक परिचय। लिखेंगे महादेवी वर्मा साहित्य एवं संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती हैं। ठीक है दोस्तों, साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी इनका बहुत ही ज़्यादा रुचि है। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। ठीक है दोस्तों, इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण जो पुरस्कार होता है उससे इनको सम्मानित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तथा इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसमें दोस्तों 2-3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ लेता है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि महादेवी वर्मा को किस ग्रंथ पर या किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा पर। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा को। दोस्तों इतना केवल आपको लिख देना है साहित्यिक परिचय में। तो चलिए अब हम महादेवी वर्मा की रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं। दोस्तों ये लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। ट्रिक, नानी ने सांझ स्मृति दिया। क्या दोस्तों? नानी ने सांझ स्मृति दिया। ना से हो जाएगा नी से हो जाएगा निहार, नी से हो जाएगा नीरजा। ठीक है, सा से हो जाएगा सांदगीत, चा से हो जाएगा चलचित्र, स्मृति से हो जाएगा स्मृति की रेखाएं, दी से हो जाएगा दीप शिखा, या से हो जाएगा यामा। ठीक है दोस्तों, तो ये था महादेवी वर्मा का प्रमुख रचनाएं, उनकी प्रमुख कृतियां, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इनकी भाषा शैली और हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान था इसको जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ लिखेंगे भाषा शैली। महादेवी वर्मा जी ने सरल तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इतना आपको छोटा सा भाषा शैली में लिख देना है। उसके बाद में लिखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। इनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान था, क्या स्थान था, हम लिखेंगे। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में एक महान कवयित्री के रूप में माना जाता है। हिंदी के रहस्यवादी कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। 11 सितंबर 1987 को उनको मृत्यु हो गई। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में, और मृत्यु कब हुई? 1987 में। दोस्तों आशा करता हूं आप महादेवी वर्मा के इस साहित्यिक परिचय को भी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से और आसान शब्दों में समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अपना जो हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है उसको जान लेते हैं। तो हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांश में से साहित्यिक परिचय है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का। ठीक है, या हरिओध जी का। 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तीनों में से एक तो आएगा, गारंटी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें आपको केवल छोटा सा इनका जन्म स्थान और जन्म लिखना है। उसके बाद में लिखेंगे साहित्यिक परिचय। हरिओध जी या अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया है। यानी कि उपाध्याय जी ने खड़ी बोली को एक नया दिशा, एक नया रूप प्रदान किया है, और प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाएं समाहित की है। ठीक है, जो पुराने कथानक हैं उनमें नई नई भावनाओं को उन्होंने जोड़ा है। इनके काव्य में वात्सल्य रस एवं विप्रलम्ब श्रृंगार का जगमगाता एवं झलकता रूप है। दोस्तों इतना आपको लिख देना है आज अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के साहित्यिक परिचय में। अब हम यहाँ पर जानेंगे इनकी रचनाएं। तो लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। प्रिय, प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, ये तो काव्य हैं, और उपन्यास में अधखिला फूल। ठीक है दोस्तों, ये है इनका यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का प्रमुख कृतियाँ या इनकी रचनाएं। अब यहाँ लिखेंगे भाषा शैली। हेडिंग लगाएंगे भाषा शैली। इसमें लिखेंगे उपाध्याय जी ने अपनी रचनाओं में
कोमलता, ब्रजभाषा के साथ निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। यानी कि इन्होंने अपनी रचनाओं में कोमलता तो है ही है, लेकिन ब्रजभाषा के साथ में खड़ी बोली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। दोस्तों ये है इनका साहित्यिक परिचय। अब एक लास्ट हेडिंग है हिंदी साहित्य में स्थान, वो भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों हेडिंग लगाएंगे हिंदी साहित्य में स्थान, इसमें लिखेंगे हरिओध जी अपने जीवन काल में कवि सम्राट, साहित्य, वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए हैं। वाचस्पति क्या है दोस्तों? तो एक उपाधि है, इससे इन्हें सम्मानित किया गया है। निसंदेह ही ये हिंदी साहित्य के महान विभूति हैं। यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये हिंदी साहित्य की एक महान धरोहर हैं, एक महान इनका पहचान हिंदी साहित्य में है। तो दोस्तों ये था अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का साहित्यिक परिचय। आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलिए पद्यांश का लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय जान लेते हैं, जो है सुमित्रानंदन पंत जी का। सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय अब हम जानेंगे। तो लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हिमालय के सुरम प्रदेश के कुमाऊं के कोसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हिमालय के सुरम प्रदेश के कुमाऊं के कोसानी नामक ग्राम में। इनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत एवं माता जी का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। दोस्तों इतना आपको लिखना है। उसके बाद लिखेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है, छायावादी युग के प्रतिनिधित्व कवि सुमित्रानंदन पंत 7 वर्ष के में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिए। यानी कि जब ये 7 वर्ष की थी तभी से इन्होंने क्या किया? कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। इनके काव्य में कोमल एवं मृदुल भाव हेतु इन्हें प्रकृत का सुकुमार कहा जाता है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृत का सुकुमार क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके काव्य में कोमल एवं मृदुल भाव हेतु इन्हें क्या कहते हैं? प्रकृत का सुकुमार। इन्हें पद्म भूषण सम्मान कला एवं बूढ़ाचार्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों इन्हें जो कला एवं बूढ़ाचार्य पर क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था, और कला एवं बूढ़ाचार्य पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दोस्तों इन्हें पद्म भूषण भी मिला है, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें कला एवं बूढ़ाचार्य इनकी जो रचना इस पर मिला है। ठीक है, एवं चिताम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सुमित्रानंदन पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो चिताम्बरा पर मिला है। ये आकाशवाणी में हिंदी चीफ प्रोड्यूसर भी रही हैं। दोस्तों इतना आपको लिख देना है सुमित्रानंदन पंत के साहित्यिक परिचय में। तो चलिए अब हम इनकी रचनाओं को जान लेते हैं। दोस्तों अब लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियाँ। हेडिंग लगाएंगे कृतियाँ। इनकी प्रमुख रचनाएं या कृतियाँ निम्नलिखित है। काव्य है इनका कला और बूढ़ाचार्य, इगवाड़ी, चितंबरा, गुंजन, लोकयतन, और इनका एक उपन्यास है हार। ठीक है दोस्तों, क्या है? हार। दोस्तों यहाँ पे कुछ कट पीट हुआ है, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, और आशा करता हूँ आप इन कृतियों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम भाषा शैली। सुमित्रानंदन पंत जी की भाषा चित्रात्मक है, साथ ही उसमें संगीतात्मकता के गुण भी विद्यमान हैं। ठीक है, इनकी भाषा क्या? चित्रात्मक है, लेकिन साथ ही साथ उसमें संगीतात्मकता के गुण भी विद्यमान हैं। उनकी प्रकृति संबंधी कविताओं में चित्रात्मकता अपनी चरम सीमा पर दिखाई देती है। यानी जो चित्रात्मकता है वो सबसे ऊपर दिखाई देती है, सबसे चरम सीमा पर दिखाई देती है। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ एवं परिमार्जित। दोस्तों इतना आपको लिख देना है भाषा शैली में। अब यहाँ लिखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत जी को हिंदी साहित्य में प्रकृत के सुकुमार एवं कल्पना एवं भाव का सुकुमार कहा जाता है, और इन्हें युग परिवर्तक कवि या कवित्री के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? हिंदी साहित्य में प्रकृत के सुकुमार हैं। इन्हें युग या युग परिवर्तक कवि माना जाता है। 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये था सुमित्रानंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय। आशा करता हूँ आप तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय को अच्छे से तैयार कर लेंगे, जो है पद्यांश का। गारंटी है कि एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं पद्यांश एवं गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10+10 यानी 10 नंबर आपका गद्यांश में से, 10 पद्यांश में से,
20 नंबर का पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन सा लेसन पढ़ के जाना है। गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 10 और 10 यानी 20 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या बताऊंगा। उसके बाद में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है दोस्तों, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। दोस्तों ये तो हो गया। अब यहाँ पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, आपको मिलेगा 10 नंबर। यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम एवं लेखक का नाम लिखो, यानी ये कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है आपको बताना। 2 नंबर आपके हाथ में मिलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जहाँ जहाँ पर क्या रेखा खींचा है उसकी आपको व्याख्या करना है। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है, ये क्वेश्चन आपको इसी में ढूंढना है, आपको मिलेगा 2 नंबर। राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है, इसी में लिखा है, आपको मिलेगा 2 नंबर। और जन का संततवाही जीवन किसकी तरह है, आपको बताना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन को आपको इसमें ढूंढना है और 2 क्वेश्चन जो है यानी 4 नंबर जो है आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम और व्याख्या लिखने पर आपको मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से व्याख्या लिखना और क्वेश्चन को ढूंढना बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम एवं लेखक का नाम लिखो। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पर कहीं जन आए, जन यानी कि लोग, जहाँ पर कहीं जन आएगा वो लेसन नंबर फर्स्ट। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है और उसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जहाँ पे जन आएगा वो लेसन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पूछा क्या है, गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं एवं पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक है, अब दोस्तों आपको 2 नंबर मिलेगा व्याख्या करने पर। व्याख्या अगर आपको नहीं भी आता है तो दोस्तों आप बना के लिखिएगा, आपका 2 नंबर नहीं कटने वाला है। और आपको उन्हें करना है जिस पर क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, जन का प्रवाह अनंत होता है, आपको व्याख्या में कुछ नहीं करना है, जो लिखा है केवल वही लिखना है, केवल थोड़ा बहुत आपको इधर उधर कर देना है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ मैंने किस तरह से आपको लिखा है, और आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है। लेखक कहता है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, भूमि के साथ लोगों का अस्तित्व बना रहेगा। कब तक, जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर रहेंगी तब तक लोगों का जीवन संभव है। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, आपकी समझ में जो कुछ आए वही आप अपने भाषा में लिख दीजिएगा। वही दोस्तों व्याख्या है, आपका 2 नंबर गारंटी के साथ कराऊँ कि पक्का हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। तो यहाँ पर लिखा है सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। तो इसका उत्तर सिंपल है, यहाँ लिखेंगे राष्ट्रीय जन ने किसके साथ बोला है, तो भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर रहेगा। तो यहाँ पर लिखा है ना कि जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जब तक सूर्य की किरणें धरती पर आती रहेंगी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछेगा, जन का संततवाही जीवन किसकी तरह है। यहाँ लिखा है ना कि जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको 10 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। दोस्तों अगर थोड़ी बहुत गलती होगी तो यहीं पर होगी, आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखने में गलती होगी, यानी अगर आपका 2 नंबर नहीं मिलेगा तो आपका 8 नंबर तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लेकिन मैं आपको 2 नंबर छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आपको 2 लेसन बताऊँगा, आप वही पढ़ लीजिएगा, वहीं से आपका 2 नंबर वो भी पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको गद्यांश का लेसन नंबर फर्स्ट और लेसन नंबर सेकंड अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ 4 लेसन हैं, 2 लेसन में से यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका 10 में से 8 ही नंबर मिलेगा, व्याख्या का मिलेगा 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लेसन पढ़ लेते हैं तो आपका 2 नंबर भी बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पद्यांश का एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट
व्याख्या और क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में आएगा। दोस्तों पद्यांश का प्रश्न है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टावे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। ठीक है, इतना का आपका व्याख्या करना है जितना पे आपका अंडरलाइन किया रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना क्या कि इस तरह से लिखना है, पद्यांश में हो चाहे गद्यांश में, आगे का 2-3 शब्द और पीछे का यहाँ लास्ट का 2-3 शब्द आपको यहाँ पर लिखना है और बीच में इस तरह डैश कर देना है ताकि एग्जामिनर को लगे आपने कौन सा किया है। मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको लिखना है। वही सेम पाठ का नाम, शीर्षक मतलब होता है पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है। ठीक है, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप लेसन को पढ़े रहेंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लेसन नंबर फर्स्ट, अगर आप ये भी 2 नंबर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप लेसन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पद्यांश में 3 लेसन और गद्यांश में 2 लेसन आपको पढ़ना है। अब पाठ का नाम पूछा है और कवि का नाम पूछा है तो यहाँ लिखेंगे पद्यांश का शीर्षक पवनदूत का, यानी पाठ का नाम क्या है पवनदूत का, एवं कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय जी है। ठीक है, व्याख्या लिखेंगे दोस्तों, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टावे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो इसका व्याख्या हो जाएगा, आप व्याख्या में कुछ नहीं करना है, केवल आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वही लिखना, ये ना कि आप गलत लिख रहे हैं। ठीक है, आपको जो अपने आप पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद में आप अपने हिसाब से आप को लिखना है व्याख्या। लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं, व्याख्या में आपको इस तरह से हमेशा लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, कहते हैं कि राधा जी कहती हैं, हे पवन, यदि मार्ग में कोई लज्जाशील महिला दिखाई देती है तो उसके वस्त्र को न उड़ाना, यदि वह थोड़ी थकी हुई है तो उसके दुख दर्द को मिटा देना। ठीक है, वही दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, तो व्याख्या में आपको वही कर देना है। अगला क्वेश्चन है, राधा लज्जाशीला महिला के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ा भी मैंने आपको, कैसा व्यवहार बता रहा, अच्छा व्यवहार, या तो आप व्यवहार का नाम लिख सकते हैं कि उसके कपड़ों को ना उड़ाना, इस तरह लिख सकते हैं, या आप सिंपल सा राधा लज्जाशीला महिला के साथ अच्छा व्यवहार करने को कहती है। मुख, कमल मुख में कौन सा अलंकार है दोस्तों, क्या है कमल मुख, तो कमल जो मुख है किसके समान है, कमल के समान। तो जहाँ पे तुलना हुई, तुलना जहाँ पे होता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। कृषक ललना में कौन सा समास है दोस्तों, तो ये तत्पुरुष समास है। इस तरह से मैं दोस्तों आपका यहाँ से 10 नंबर ये भी बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपके बड़े में कम पूछेगा, ये समास जो है ना अलंकार कम पूछता है, मैंने इसलिए लिख दिया है दोस्तों, क्योंकि छाड़ने वाला तो आप छाड़ ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों मैंने 2 बता दिया है कि अगर क्या पता इस तरह से भी पूछ ले, और क्या पता यही अगर आ जाए तो उपमा और जो तत्पुरुष है तो आपको पता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या बहुत ही अच्छे से जान गए होंगे। आपको लेसन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अच्छे से शेयर कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि आपका 2 नंबर वो भी ना छूटे। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है उसके बारे में। यहाँ पर मैं आपको 5 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध के बारे में बताऊँगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 5 आएगा, आपको लिखना रहेगा 1। तो आपको फर्स्ट है विज्ञान अभिशाप या वरदान, बेरोजगारी की समस्या या समाधान, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, आतंकवाद समस्या या समाधान, पर्यावरण प्रदूषण। आपको इन्हीं 4-5 को अच्छे से तैयार कर लेना है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेगा और आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ये तो लगभग आपका 80 से 90 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो गया। ठीक है, अब आपको संस्कृत में 2 लेसन पढ़ना है। 7 नंबर का मैंने आपको 4 श्लोक बता दिया है, लेकिन 7 नंबर का एक और आता है, आपको लेसन में पहला और दूसरा पढ़ लेना है। आपको यहाँ से 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ठीक है, जिसका मैंने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को बताया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आपका वहाँ से 10 नंबर पक्का हो जाएगा। और बात रही व्याकरण की, ठीक है, रस छंद अलंकार की, तो रस छंद अलंकार को मैंने 6 नंबर में आता है, उसको ट्रिक के माध्यम से बताया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप उसे देख लीजिएगा। और इन सभी का, ठीक है, जो ये निबंध है इसका उत्तर आपको जो मिलेगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप वीडियो में अंत तक बने रहे होंगे, और थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड तक देखने के लिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर आपने सभी को अच्छे से तैयार कर लिया
तो आपका बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 90% नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका 16 फरवरी का पेपर दोस्तों मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आपको 90+ आए, ठीक है। मैं सदैव आपके साथ रहूँगा जब तक आपका पेपर, जब तक आप अपने लाइफ में कुछ बन नहीं जाते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।